हाँ जी, अब आ रही होगी मेरी आवाज़। हाँ, अब देखिए, अब मेरी आवाज़ को आप सुन पा रहे होंगे। और जैसे मेरी आवाज़ आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि हाँ आवाज़ आ रही है। हाँ जी, अब आ रही होगी मेरी आवाज़। अब देखिए, अब मेरी आवाज़। हाँ बोला सोलंकी, आवाज़ आ रही है? जी यस, आ गई आ गई आ गई आ गई। तो चलो सभी को राम राम, नमस्कार, गुड इवनिंग, सब जुड़ जाइए एक साथ। चलो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज अपने पास में टॉपिक रहेगा आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफॉर्मर। तो अपने पास में ट्रांसफॉर्मर अपने पास में देखना है। कल अपन ने ट्रांसफॉर्मर की संरचना के बारे में पढ़ा था, भाई ट्रांसफॉर्मर की संरचना कैसी होती है, कौन सा पार्ट्स कैसे हैं। और आज अपन पढ़ेंगे आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफॉर्मर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, कहीं ना कहीं आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर दे करके जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। हाँ जी, राम राम जी चाकसू से अजय कुमार महावर आ रही है तो चलो क्लास चालू करते हैं, टाइम खराब नहीं करना अपन को। तो आउटपुट जो वोल्टता है अपने पास में, इसके आधार पर अपने पास में ट्रांसफॉर्मर। तो अपने पास में यदि आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का क्या किया जाए, वर्गीकरण किया जाए। आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का यदि अपन वर्गीकरण करें तो अपने पास में ट्रांसफॉर्मर कितनी प्रकार के हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मर होते हैं अपने पास में दो प्रकार के। एक ट्रांसफॉर्मर होता है जिसको अपन बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और दूसरा जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसको अपन बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप जो डाउन होता है ट्रांसफॉर्मर, इसी को अपन बोलते हैं अपचाई, और स्टेप अप जो ट्रांसफॉर्मर होता है इसको अपन बोलते हैं उच्चाई परिणामित। तो अपने पास में एक ट्रांसफॉर्मर तो कौन सा हो गया, स्टेप अप, और एक हो गया अपने पास में स्टेप डाउन। तो स्टेप जो अप ट्रांसफॉर्मर है इसी को बोला जाता है उच्चाई परिणामित। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को अपन क्या बोलेंगे, उच्चाई परिणामित। दूसरा अपने पास में जो ट्रांसफॉर्मर है, बोला सोलंकी जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नरेश गुड इवनिंग जी धौलपुर से, लखन दागड़ जी नमस्कार। चलो टॉपिक में चलते रहें। तो स्टेप अप जो अपने पास में ट्रांसफॉर्मर है इसी को अपन क्या बोलते हैं, उच्चाई परिणामित। दूसरी जो श्रेणी अपने पास में उसको अपन बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। दूसरा जो रहेगा वो अपने पास में स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को ही अपन बोलते हैं अपचाई परिणामित। तो अपने पास में आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफर कितनी श्रेणी में आ गए, दो। दोनों के हिंदी और इंग्लिश नाम अपन को याद होने चाहिए। हिंदी के जो नाम है इन्हीं को बोला जाता है निम्मी पैटर्न, या निम्मी पैटर्न कोई अलग से नहीं होता। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को ही बोला जाता है अपचाई परिणामित। तो अपने पास में ट्रांसफॉर्मर को अपन बोलते हैं परिणामित, और स्टेप अप और स्टेप डाउन, जब स्टेप अप का नाम आए तो वो अपना उच्चाई है, स्टेप डाउन का नाम आए तो वही अपना अपचाई ट्रांसफॉर्मर है। अब अपने पास में सबसे पहले यदि अपन ले भाई, अपने पास में स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को अपन किस प्रकार से परिभाषित करेंगे या किस प्रकार से उसकी पहचान करेंगे, और यहाँ से कौन कौन से अपन के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। भागचंद मीना जी चौथ का बरवाड़ा से, जितेंद्र कुमावत जी राम राम, गौरव सेन जी राम राम, लखन सिंह धाकड़ नमस्कार, नरेश गुड इवनिंग, बंटी कुमार याटव राम राम, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो अब अपन स्टेप अप जो ट्रांसफॉर्मर है, इस स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की अपन पहचान कैसे करेंगे, या फिर इसके अपन कार्य, कौन सा कार्य ये करता है। तो ट्रांसफॉर्मर का मुख्य जो कार्य है वो वोल्टेज को या तो घटाना है या वोल्टेज को बढ़ाना है। ट्रांसफॉर्मर एसी या डीसी अपन को पैदा नहीं करके देता है, ट्रांसफॉर्मर केवल एसी पे ही कार्य करता है। तो डीसी से तो ट्रांसफॉर्मर का कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन एसी भी ट्रांसफॉर्मर पैदा नहीं करता है। जो एसी सप्लाई अपन देते हैं उसकी वोल्टता को या तो ये कम करेगा, या उसकी वोल्टता को ये वृद्धि करेगा, या उसके अंदर कमी करेगा। अपने पास में तो अपने पास में स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, तो सबसे पहले तो इसकी पहचान है, इसके क्या होना चाहिए, कार्य। तो इसका जो कार्य है वो इसकी परिभाषा जो अपन पढ़ते हैं तो परिभाषा के अंदर ही इसका कार्य आ जाता है। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, स्टेप अप जो ट्रांसफॉर्मर है तो अपने इसकी जो परिभाषा है कि जो ट्रांसफॉर्मर निम्न इनपुट वोल्टता को
उच्च आउटपुट वोल्टता में परिवर्तित करता है। उच्च आउटपुट वोल्टता में परिवर्तित करता है। ऐसे ट्रांसफॉर्मर को अपन क्या बोलते हैं? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो अपने पास में इसका कार्य भी आ जाएगा और उसकी परिभाषा भी आ जाएगी। तो एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो निम्न इनपुट वोल्टता को उच्च आउटपुट वोल्टता में परिवर्तित करता है, ऐसे ट्रांसफॉर्मर को अपन क्या बोलेंगे? ऐसे ट्रांसफॉर्मर को अपन बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर या ऊंचाई परिणामित्र। अब इसमें यदि और अपन पहचान देखें या इसके अंदर से अपन जो संरचना देखेंगे, इसकी अपन अंदर से संरचना देखेंगे, तो एक स्टेप अप जो ट्रांसफॉर्मर है उसके लिए अपन बोल सकते हैं भाई अपने पास में, यदि इस इमेज की अपन सहायता लें, इस इमेज की अपन सहायता लें तो यहाँ से भी अपन समझ सकते हैं भाई अपने पास में स्टेप अप या स्टेप डाउन की पहचान अपन कैसे करेंगे। तो अपने पास में संरचना में भी अपन पढ़ के आए हैं पहले भी कि अपने पास में एक ट्रांसफॉर्मर होता है स्टेप अप, एक ट्रांसफॉर्मर रहेगा अपने पास स्टेप अप, वाइंडिंग सभी ट्रांसफॉर्मर पाई जाएगी। अब अपने पास में ये देखना है कि एक तो रहेगी उसकी प्राइमरी वाइंडिंग और एक रहेगी सेकेंडरी वाइंडिंग। एक तो वाइंडिंग प्राइमरी रहेगी और दूसरी रहेगी सेकेंडरी। यहाँ पे अपन को देखना है टर्नों की संख्या को, यहाँ पर अपन को देखना है उसके टर्नों की संख्या को। टर्नों की संख्या जिधर अपने पास में देखना है कि एक तरफ कम होगी और दूसरी तरफ अधिक होगी। तो अपने पास में एक वाइंडिंग है जिसका नाम है प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी जो वाइंडिंग है उसका नाम है सेकेंडरी वाइंडिंग। कल अपन ने वाइंडिंग के बारे में भी चर्चा करी थी। वाइंडिंग हमेशा एनेमल्ड कॉपर वायर की बनाई जाएगी, वार्निश आलेपित तांबे के तार की ही वाइंडिंग बनाई जाएगी। तो अपने पास में प्राइमरी वाइंडिंग किसको बोला जाता है? प्राइमरी वाइंडिंग किसको बोला जाता है? जिस वाइंडिंग को इनपुट देते हैं या जिस वाइंडिंग से अपन आउटपुट लेते हैं। चलो अपने अपने आंसर आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। प्राइमरी वाइंडिंग की पहचान और सेकेंडरी वाइंडिंग की पहचान किस प्रकार से करेंगे? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपके भी कमेंट आते रहेंगे तो थोड़ी हलचल बनी रहेगी। तो अपने पास में प्राइमरी वाइंडिंग की पहचान किस प्रकार से करेंगे? तो जिस वाइंडिंग को इनपुट दिया जाता है, जिस वाइंडिंग को इनपुट दिया जाता है उस वाइंडिंग को क्या बोला जाता है? जिस वाइंडिंग को इनपुट प्रदान किया जाता है उस वाइंडिंग को बोला जाता है प्राइमरी वाइंडिंग। और जिस वाइंडिंग से अपन आउटपुट लेते हैं उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, और सेकेंडरी वाइंडिंग को ही बोला जाता है द्वितीयक कुंडलन। सेकेंडरी वाइंडिंग को ही अपन क्या बोलते हैं? द्वितीयक कुंडलन, या कुंडलन को ही अपन बोलेंगे बेस्टन या लपेटन। ऑफलाइन की तरह प्रश्न उत्तर लिखाया करो, थोड़ा अंतर रहेगा जी ऑफलाइन ऑनलाइन में। यदि ऑनलाइन में इस तरीके से लिखाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। अमित सिंह जी NS ग्रेटर देन NP बिल्कुल सही आंसर है। अपने पास में सेकेंडरी जो वाइंडिंग है इसी को अपन क्या बोलते हैं? द्वितीयक कुंडलन। इसी को अपन बोलेंगे द्वितीयक कुंडलन। अब अपन को इस कुंडलन में या वाइंडिंग में टर्नों की संख्या देखनी है। वाइंडिंग में क्या देखनी है? एक तो टर्नों की संख्या, प्राइमरी में भी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या देखनी है और सेकेंडरी में भी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या देखनी है। तो प्राइमरी के वाइंडिंग और टर्नों की जो संख्या है, तो इस प्राइमरी में जो टर्नों की संख्या है, प्राइमरी में टर्नों की संख्या, इस प्राइमरी में टर्नों की जो संख्या होती है इसको अपन किससे दिखाते हैं? प्राइमरी में टर्नों की जो संख्या होती है इसको अपन दिखाते हैं NP से। और अपने पास में सेकेंडरी में जो टर्नों की संख्या है इसको अपन किससे दिखाते हैं? NS से। तो सेकेंडरी में या द्वितीय कुंडलन में टर्नों की जो संख्या रहेगी, इस सेकेंडरी में टर्नों की संख्या को अपन दिखाएंगे NS से। किससे दिखाएंगे? NS से। और प्राइमरी में टर्नों की संख्या को दिखाएंगे NP से। अपन इस डायग्राम में यदि देखें तो इधर की जो वाइंडिंग है ये अपने पास में प्राइमरी वाइंडिंग है, इधर यदि अपन देखेंगे तो ये अपने पास में सेकेंडरी वाइंडिंग है। अपन को पहचान करनी है कि भाई किस प्रकार की वाइंडिंग में प्राइमरी में टर्नों की संख्या कम है या सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम है, या फिर सेकेंडरी में टर्नों की संख्या अधिक है या प्राइमरी में टर्नों की संख्या अधिक है। तो अपने पास में डायग्रामों से भी अपन पहचान सकते हैं भाई अपने पास में जो टर्नों की जो संख्या रहेगी ये किस में कम रहेगी और किस में अधिक रहेगी। तो अपने पास में इन टर्नों की संख्या के आधार पर भी अपन आंसर अपना ढूंढ सकते हैं। तो अपने पास में एक स्टेप अप यदि ट्रांसफॉर्मर की अपन को क्या करनी है? पहचान। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की पहचान में अपन को देखना है टर्नों की संख्या। तो अपने पास में स्टेप अप जब ट्रांसफॉर्मर देखना है तो प्राइमरी के टर्नों की संख्या को अपन किससे दिखाते हैं? NP से। और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या को अपन दिखाते हैं NS से। तो एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या हमेशा प्राइमरी में टर्नों की संख्या से अधिक होगी। प्राइमरी में टर्नों की संख्या से क्या रहेगी? अधिक। तो
तो स्टेप अप या ऊंचाई परिणामित्र है, तो एक तो अपन उनकी व्याख्या कर सकते हैं कि भाई जो ट्रांसफॉर्मर निम्न इनपुट वोल्टेज को उच्च आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तित करता है तो उसको कहा जाता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। दूसरा अपन इस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं भाई NS ग्रेटर देन NP। NS ग्रेटर देन NP का मतलब क्या है, तो इस NS से अपन दिखाते हैं सेकेंडरी में टर्नों की संख्या। इसको अपन किससे दिखाते हैं, सेकेंडरी में टर्नों की संख्या, और NP से अपन दिखाते हैं प्राइमरी में टर्नों की संख्या। तो NP से अपन दिखा रहे हैं प्राइमरी में टर्नों की संख्या, या अपन लिख सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या। तो प्राइमरी वाइंडिंग को ही अपन जनरली क्या बोलते हैं, प्राइमरी। तो प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या, तो यहाँ अपन को ये देखना है भाई किधर टर्नों की संख्या अधिक होगी। तो ये वाइंडिंग जो है अपने पास में ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग अपने पास क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग, और इधर अपने पास में है सेकेंडरी वाइंडिंग। चलो ये हट गया यहाँ से, थोड़ा सा दूसरी इमेज अपन ले लेते हैं, सीधा अपने पास में ले लेते हैं अपन एक इमेज यहाँ पे। यदि अपने पास में एक वाइंडिंग ये है, दूसरा अपने पास देखें तो अपने पास में वाइंडिंग ये है, डायग्राम से भी अपन समझ लेते हैं। अपने पास में ये जो वाइंडिंग है इधर है अपने पास में कौन सी, सेकेंडरी वाइंडिंग, इसी को बोलेंगे अपन द्वितीयक कुंडलन। और इधर अपने पास होती है प्राइमरी वाइंडिंग, इधर रहेगी अपनी प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी जो वाइंडिंग है इसमें टर्नों की जो संख्या है वो कम है, तो प्राइमरी वाइंडिंग के टर्नों को अपन किससे दिखाएंगे, NP से, और सेकेंडरी जो वाइंडिंग है इनकी टर्नों की संख्या को अपन दिखाएंगे NS से। तो ये अपन को सबसे पहले ये देखना है कि भाई टर्नों की जो संख्या है वो ज़्यादा किधर है, टर्नों की संख्या ज़्यादा किधर है। तो अपने पास में NS के अंदर या सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर टर्नों की संख्या अधिक है, या फिर अपन बोलेंगे NP का मान अधिक है। NP का मतलब प्राइमरी में टर्नों की जो संख्या है, सॉरी ये प्राइमरी में टर्नों की संख्या कम है और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या अधिक है। इसी बात को यदि अपन लिखना चाहेंगे तो अपन लिखेंगे NS ग्रेटर देन NP। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब है कि सेकेंडरी में टर्नों की संख्या अधिक है, किसकी तुलना में, प्राइमरी वाइंडिंग की तुलना में। तो NS ग्रेटर देन NP यदि किसी ट्रांसफॉर्मर के अंदर है, सेकेंडरी में टर्नों की संख्या प्राइमरी से अधिक है, तो उस ट्रांसफॉर्मर को भी अपन क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अब अपने पास में राजू मरमट जी, मोटे तार कम लपेट की होती है, वेरी गुड टीचिंग। ओम प्रकाश जाटवा, इलेक्ट्रॉनिक कब पढ़ाओगे, अभी स्टार्टिंग हुई है, सारी चीज़ें आएंगी, क्रम से आएंगी, एक साथ तो नहीं आ सकती। चलो तो अपने पास में यदि अपन ले अगले पास अपने पास में प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और यदि अपन देखें सेकेंडरी, तो अपने पास में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में यदि अपन तुलना करें तो एक तुलना तो अपन कर सकते हैं टर्नों की संख्या से, टर्नों की संख्या के आधार पर। और टर्नों की संख्या है तो प्राइमरी की अपन दिखा रहे हैं NP से और सेकेंडरी की अपन दिखा रहे हैं NS से। यदि अपन बात करें एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की, बात करें एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की, तो यहाँ जो संबंध आया ये आया NS ग्रेटर देन NP। NS ग्रेटर देन क्या आया अपने पास में, NP। इसका मतलब है सेकेंडरी में टर्नों की संख्या अधिक है, किससे, प्राइमरी से। दूसरी कंडीशन अपन प्राइमरी और सेकेंडरी में EMF का मान भी देख सकते हैं, EMF का मान। तो EMF का मान जो होगा प्राइमरी का उसको अपन दिखाते हैं EP से, और सेकेंडरी के अंदर जो EMF का मान होगा उसको अपन दिखाते हैं ES से। तो ES का जो मतलब है वो है सेकेंडरी के अंदर EMF की वैल्यू क्या है, और EP का मतलब है प्राइमरी के अंदर EMF की वैल्यू कितनी है। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की जो परिभाषा अपन ने स्टार्टिंग में देखी थी कि भाई निम्न इनपुट वोल्टता, तो इनपुट हमेशा प्राइमरी वाइंडिंग को मिलेगा, तो वहाँ पर निम्न इनपुट वोल्टता होगी। निम्न इनपुट वोल्टता को उच्च आउटपुट वोल्टता में परिवर्तित करने वाला ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप कहलाता है। इसका मतलब प्राइमरी में जो इनपुट की वोल्टता है वो निम्न है, और सेकेंडरी के अंदर जो आउटपुट की वोल्टता है वो उच्च है। तो वोल्टेज का मान किधर अधिक रहेगा, तो वोल्टेज का मान अधिक रहेगा अपना सेकेंडरी की तरफ, वोल्टेज का मान अधिक रहेगा किधर, सेकेंडरी की तरफ। टर्नों की संख्या भी अधिक रहेगी किधर, सेकेंडरी की तरफ। तो अपने पास में प्राइमरी में टर्नों की संख्या भी क्या थी, कम, और जिधर टर्नों की संख्या कम होगी हमेशा EMF का मान भी उधर ही कम होगा। जिधर टर्नों की संख्या कम है EMF का मान भी हमेशा उधर ही
कम रहेगा। जिधर टर्नों की संख्या अधिक होगी उधर ईएमएफ का मान हमेशा अधिक रहेगा। तो अब अपने पास में यदि अपने ईएमएफ के मान के आधार पर यदि इन दोनों का संबंध देखें और पूछें कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर ईएस और ईपी के बीच, या फिर अपन बोले कि सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज के बीच में कैसा संबंध है, तो अब अपने पास में इसको अपन लिख सकते हैं भाई ईएस का जो मान है ये अधिक है, ईएस का जो मान है ये अधिक है किससे, ईपी से। इसी बात को अपन किस तरीके से पढ़ेंगे कि प्राइमरी का जो ईएमएफ है वो सेकेंडरी से कम है, या अपन कहेंगे सेकेंडरी का ईएमएफ प्राइमरी के ईएमएफ से अधिक है। या फिर इसी बात को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं भाई ईपी का मान लेस देन होगा किससे, ईएस से। इस तरीके से भी अपन इस बात को दर्शा सकते हैं। इन दोनों बातों के अंदर कोई अंतर नहीं है, इन दोनों का जो अर्थ है वो एक ही है। या तो इस बात को अपन ईएस ग्रेटर देन ईपी लिख दें, या फिर पहले ईपी लिख रहे हैं तो अपन यहाँ ग्रेटर देन नहीं लिखेंगे, अपन लिखेंगे लेस देन। तो ईएस बराबर ईपी, या फिर अपन लिखेंगे अपने ईपी लेस देन ईएस। ईपी लेस देन ईएस का मतलब है प्राइमरी के अंदर ईएमएफ का मान सेकेंडरी की तुलना में कम है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को अपन किस रूप में पहचानेंगे, तो वो ट्रांसफार्मर है अपना स्टेप अप ट्रांसफार्मर। हाँ जी हरकेश जी, नाइस। चलो अब अपने पास में आ जाओ आगे। ईएमएफ हो गया अपने पास में। अब अपन को धारा के मान से भी अपन पहचान कर सकते हैं, और धारा का जो प्रतीक होता है ये कौन है, आई। प्राइमरी की जो धारा है इसको अपन किससे दिखाएंगे, आईपी से, और सेकेंडरी की जो धारा है इसको अपन किससे दिखाएंगे, आईएस से। तो अपने पास में आईपी या आईएस किसको दर्शा रहे हैं, तो आई का मतलब धारा और पी का मतलब है प्राइमरी। आईपी का मतलब हो गया प्राइमरी की धारा, और आईएस का मतलब हो गया सेकेंडरी की धारा। तो आईपी और आईएस में इन दोनों में देखें अपने पास तो संबंध कैसा रहेगा, धारा किधर की अधिक रहेगी। तो यहाँ हमेशा ध्यान रखना, जिधर वोल्टेज का मान अधिक होगा उस वाइंडिंग के अंदर धारा का मान कम मिलेगा। जिस वाइंडिंग के अंदर चाहे वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, क्योंकि स्टेप अप और स्टेप डाउन के अनुसार ईएमएफ का मान प्राइमरी सेकेंडरी में चेंज होता रहता है। अभी अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो केवल स्टेप अप के बारे में कर रहे हैं। स्टेप अप की सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर ईएमएफ का जो मान होता है वो उच्च होता है। तो जिस वाइंडिंग में ईएमएफ का मान उच्च होगा उसके अंदर धारा का जो मान होगा वो निम्न होगा। तो अपने पास में ईएस का मान यहाँ पे कैसा था, अधिक। तो आईएस बोले तो सेकेंडरी के अंदर धारा का मान। आईएस का मतलब क्या है, सेकेंडरी या द्वितीयक कुंडलन में, सेकेंडरी या अपन बोलेंगे द्वितीयक कुंडलन, या तो इसको बोल रहे अपन सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा का जो मान होता है, आई का जो मान होता है ये कैसा होता है, कम। और प्राइमरी के अंदर जो प्राइमरी जो वाइंडिंग है आईपी, आईपी का मतलब है प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग में धारा। आईएस का मतलब है सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा। तो अब अपने पास में प्राइमरी यदि वाइंडिंग में धारा का मान देखा जाए तो ये धारा का जो मान होगा, या अपन बोल सकते हैं आईपी का जो मान होगा ये कैसा होगा, अधिक होगा। कौन से ट्रांसफार्मर की चर्चा हो रही है ये भी अपन को ध्यान रखना है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के अंदर वोल्टेज होते कम लेकिन धारा का मान होता है अधिक। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में वोल्टेज का मान तो है निम्न लेकिन धारा का मान कैसा है, उच्च है। तो हमेशा ध्यान रखना अपने पास में, जिधर ईएमएफ का मान अधिक होगा उधर धारा का मान कैसा रहेगा, कम। जिधर ईएमएफ का मान कम है उधर धारा का मान कैसा रहेगा, उच्च रहेगा। तो इसका मतलब आईपी का जो मान रहेगा ये उच्च रहेगा और आईएस का जो मान रहेगा ये निम्न रहेगा। लेकिन इसको अपन प्रतीकों में कैसे दिखाएंगे, तो अपन प्रतीकों में यदि इसको लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे अपन लिखेंगे आईएस। आईएस का मान कम है तो अपन यहाँ ग्रेटर देन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे अपन लगाएंगे लेस देन। आईएस का मान कम होगा किससे, आईपी से। या फिर अपन लिखेंगे आईपी, आईपी का मतलब प्राइमरी की करंट, प्राइमरी की धारा। तो अपन लिखेंगे प्राइमरी की जो धारा है ये ज़्यादा रहेगी, प्राइमरी की जो धारा है ये अधिक रहेगी किससे, आईएस से। इन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है, बस बात को घुमाने वाली बात है। दोनों बातों का जो अर्थ है, दोनों पॉइंटों का जो अर्थ है वो एक ही है अपने पास में। सीताराम मीना जी वेरी गुड, सीताराम जी, दौलत राम जी गुड इवनिंग। अमित सिंह आईपी ग्रेटर देन आईएस, बिल्कुल एकदम सही आंसर है। प्राइमरी का करंट का मान सेकेंडरी के करंट से अधिक रहेगा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। अपन चर्चा कर रहे हैं कि स्टेप अप
ट्रांसफार्मर की, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में अपने पास में ये सारे क्वेश्चन बनेंगे कि सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ का मान अधिक होता है या प्राइमरी में, सेकेंडरी के अंदर धारा का मान अधिक होता है या फिर प्राइमरी में अधिक होता है, टर्नों की संख्या सेकेंडरी में अधिक होती है, प्राइमरी में अधिक होती है। आगे एक पॉइंट और आएगा अपने पास में, इम्पीडेंस का मान, जेड का मान जो होगा, प्रतिबाधा का जो मान होगा वो प्राइमरी में अधिक होगा या सेकेंडरी में। तो अपन केवल एक परिभाषा के आधार पर ही नहीं, अपन इन सारे पॉइंटों के आधार पर एक स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की पहचान कर सकते हैं या उसकी पहचान को अपन बता सकते हैं, या इन सारे पॉइंटों से अपन के लिए क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो अब अपने पास में आईपी का मान अधिक है, आईपी का मान अधिक है, इसको अपन पढ़ेंगे आईपी ग्रेटर देन आईएस, और इसको अपन पढ़ेंगे आईएस लेस देन आईपी। तो आईएस का मान लेस देन है, कम है किसकी तुलना में, आईपी की तुलना में। आईपी कौन है, तो ये है अपन की प्राइमरी की धारा। अब आगे अपने पास है जो क्वेश्चन है, तो ये आएगा अपन का किससे संबंधित, इम्पीडेंस, या इम्पीडेंस को ही अपन क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा, इम्पीडेंस को ही अपन प्रतिबाधा बोलते हैं, या इस प्रतिबाधा को ही अपन किससे दर्शाते हैं, जेड से। तो अपने पास में प्रतिबाधा, प्राइमरी की जो प्रतिबाधा है, प्राइमरी की प्रतिबाधा है, इस प्राइमरी की जो प्रतिबाधा है इसको अपन किससे दिखाएंगे, जेड के साथ लगाएंगे पी। सेकेंडरी के अंदर जो प्रतिबाधा का मान है, सेकेंडरी में प्रतिबाधा का मान, तो सेकेंडरी में प्रतिबाधा का मान, इसको अपन दिखाएंगे जेड एस से, इसको अपन दिखाएंगे जेड एस से। और क्वेश्चन आया कि भाई एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, कैसे क्वेश्चन के लिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या फिर अपने पास में वो ऊंचाई परिणामित्र है, तो उस ऊंचाई परिणामित्र में जेड एस और जेड बी के बीच जो संबंध होगा वो कैसा होगा, किसका मान अधिक होगा या किसका मान कम होगा। तो अपन सिंपल सा, चाहे पहले अपन जेड एस को लिख ले या फिर अपन जेड बी को लिख ले। यदि अपन ने पहले यहाँ जेड एस को लिखा है तो इधर अपन को जेड बी लिखना होगा, और इधर यदि पहले जेड पी को लिख दिया तो इधर अपन को जेड एस को लिखना होगा। हर पॉइंट को अपन दो तरीके से लिख सकते हैं, चाहे वो ई एस और ई पी का हो, चाहे आई पी और आई एस का हो, या फिर जेड एस और जेड पी का हो। तो अपन को ये देखना है भाई अपने पास में मान किसका अधिक होगा, मान अपने पास में किसका अधिक होगा। तो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर सेकेंडरी के इम्पीडेंस का मान अधिक होगा किसकी तुलना में, प्राइमरी की तुलना में। तो प्राइमरी की तुलना में सेकेंडरी के अंदर इम्पीडेंस का मान उच्च होगा। इसी बात को यदि अपन दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो बात वही है, बस केवल घुमा के बोलने का अंतर है। यहाँ तो अपन बोल रहे हैं जेड एस मतलब सेकेंडरी के इम्पीडेंस का मान, जेड से अपन किसको दिखा रहे हैं, प्रतिबाधा या इम्पीडेंस को, एस लग रहा है इसका मतलब सेकेंडरी का इम्पीडेंस है। सेकेंडरी के इम्पीडेंस का मान अधिक होगा प्राइमरी के इम्पीडेंस से। दूसरा अपन यहाँ बोलेंगे तो फिर प्राइमरी का इम्पीडेंस का मान क्या है, कम है, प्राइमरी के इम्पीडेंस का मान कम है। तो यहाँ तो क्लीन अप हो गया है, ये वापस से पूरा लिखना पड़ेगा अपन को, चलो लिख देते हैं। तो अपन जो चर्चा कर रहे थे वो किसकी कर रहे थे, प्रतिबाधा की, या फिर अपन चर्चा कर रहे थे इम्पीडेंस की। और इम्पीडेंस का जो प्रतीक है ये है अपने पास में जेड, और यदि इसका अपन से मात्रक भी पूछा जाए तो मैं मात्रक भी अब लिख देता हूँ। मात्रक जो रहेगा इसका वो रहेगा ओम। जितनी भी बाधा हैं, सीधा ध्यान रखना, जितनी भी बाधा हैं, चाहे वो अपने पास में प्रेरक प्रतिबाधा, अपने पास में धारा के मार्ग में जितनी भी बाधा हैं, उन सब का मात्रक कौन है, ओम। तो ये ओम जो मात्रक है ये आर का भी है, ये एक्स का भी है, ये एक्सएल का भी है, एक्सी का भी है और जेड का भी है। इन सब का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। आर कौन है अपने पास में, तो आर होता है अपने पास में प्रतिरोध। एक्स कौन है, तो अपने पास में इंडक्टेंस है, ये एस है अपने पास में इंडक्टेंस। एक्सएल जो होता है ये अपने पास, सॉरी ये रिएक्टेंस है अपने पास में, एक्स जो है ये अपने पास में रिएक्टेंस है। एक्सएल जो होता है ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ये कौन है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। दूसरा अपने पास में जो एक्सी है ये है अपन का कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये है अपन का कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अपने पास में ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और एक एसी परिपथ के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में प्रस्तुत की गई कुल बाधा, कुल बाधा जो है उसको अपन बोलते हैं इम्पीडेंस या प्रतिबाधा। ये है अपन का इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस से
को अपन किससे दिखा रहे हैं, इम्पीडेंस को अपन दिखा रहे हैं जेड से। तो अपन जो चर्चा कर रहे थे वो किसके बारे में कर रहे थे, इम्पीडेंस के बारे में। अब इम्पीडेंस अपन को देखना है किसका, प्राइमरी का, इम्पीडेंस अपन को प्राइमरी का, और इम्पीडेंस देखना है अपन को सेकेंडरी का। सेकेंडरी का जो इम्पीडेंस होगा उसको अपन किससे दिखाएंगे, और प्राइमरी के इम्पीडेंस को अपन किससे दर्शाते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में अपने अपने प्रतीक हैं कि भाई प्राइमरी को अपन किससे दर्शाएं और सेकेंडरी को किससे दर्शाया जाए। हेमराज बूंदी हाय, अंडू कर दो। अरे वो अंडू क्या, क्लीन ही हो गया। तो अपने पास में प्राइमरी का इम्पीडेंस और सेकेंडरी का इम्पीडेंस किससे दर्शाया जाएगा। तो प्राइमरी का जो इम्पीडेंस होता है इसको अपन दिखाते हैं, इम्पीडेंस को तो अपन दिखाते हैं जेड से, और प्राइमरी के इम्पीडेंस को इसके साथ लगा देंगे पी, तो ये हो जाएगा जेड पी। सेकेंडरी का जो इम्पीडेंस है इसको अपन दिखाएंगे जेड एस से। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि भाई यहाँ पे किसका मान अधिक है और किसका मान कम है, कब अपन को लेस देन सिंबल को काम में लेना है, कब अपन को ग्रेटर देन सिंबल को काम में लेना है। क्वेश्चन अपन को दोनों तरफ से कहीं से भी घुमा के दे सकते हैं। तो अपने पास में ये अपन को ऐसे लिखा है कि जेड एस इधर लिख रहा है और जेड पी इधर लिख रहा है। तो मान अधिक जिधर रहे उधर ऐसा चिन्ह काम में लेना है जिसका मुंह अधिक की तरफ खुला रहे। और ऐसे चिन्ह को अपन क्या पढ़ते हैं, ऐसे चिन्ह को अपन पढ़ते हैं ग्रेटर देन। यदि चिन्ह ऐसे लगा हुआ है तो इस चिन्ह को अपन पढ़ते हैं लेस देन, ऐसे चिन्ह को अपन लेस देन। तो ये जो खुला हुआ मुंह जिधर अधिक जिधर का मान अधिक है उधर की तरफ रखना है ये खुला हुआ मुंह। यदि आपको ये याद नहीं रहे भाई ग्रेटर देन क्या होता है और लेस देन क्या होता है, तो जिधर का मान अधिक है उधर की तरफ का मुंह कैसा रखना है, खुला हुआ। तो यदि अपन यहाँ पे अब लिखना चाहें तो अपने पास में जेड एस का जो मान होगा, जेड एस का जो मान रहेगा ये कैसा होगा, अधिक। यदि इसी बात को अपन लिखना चाहें कि भाई पहले जेड पी लिखा आ जाए तो अपन फिर ग्रेटर देन के चिन्ह की जगह क्या लगा देंगे, लेस देन का चिन्ह, और इधर अपन लिख देंगे जेड एस। तो फिर अपन कहेंगे कि एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में ये दोनों बातें होती हैं। बात दोनों कुल मिला के बात दोनों एक ही हैं। रघुवीर जोगी सर, ट्रांसफॉर्मर इस्पात का बना हो तो गई नसी, बात पूरी समझ में नहीं आई भैया, दोबारा लिख दे भैया। रघुवीर जोगी जी क्या लिखना चाह रहे हो आप। नमस्ते हेमराज जी, ओम प्रकाश जी नमस्ते। तो अपने पास में ये जो दो बातें तो दो लिखी हुई हैं, बातें तो अलग अलग हैं दोनों, लेकिन दोनों बातों का जो अर्थ है वो एक ही है। ये बात भी यही करिए भाई सेकेंडरी के इम्पीडेंस का मान अधिक है किसकी तुलना में, प्राइमरी के इम्पीडेंस की तुलना में। यहाँ बात को घुमा दिया गया, यहाँ बात को घुमा दिया भाई प्राइमरी के इम्पीडेंस का मान कम है, यहाँ कह दिया सेकेंडरी का ज़्यादा है। जब सेकेंडरी का इम्पीडेंस ज़्यादा है तो प्राइमरी का अपने आप ही कम है। यहाँ अपन को बोला जा रहा है प्राइमरी का कम है और सेकेंडरी का अधिक है। बात दोनों का अर्थ एक ही है, बात तो अलग अलग है लेकिन अर्थ दोनों का एक है। तो अपने पास में एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की पहचान अपन कितनी तरीके से कर सकते हैं, तो अब आपको समझ में आ गई होगी। इसकी अपन एक समरी टाइप में ही बना देते हैं भाई स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या होगा। तो अपन यदि देखें स्टेप अप में यदि अपन देखें किसके आधार पर, टर्नों की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर, यदि अपन देखें टर्नों की संख्या के आधार पर, तो टर्नों की यदि संख्या के आधार पर यदि अपन देखेंगे तो वहाँ पे अपन को एक तो देखना है किसमें, प्राइमरी में टर्न, और दूसरे अपन को देखने किसमें, सेकेंडरी में टर्न। एक तो अपन को प्राइमरी में टर्न और दूसरे टर्न कहाँ लगे होंगे, अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इन दोनों की तुलना करनी है कि किधर टर्न ज़्यादा होंगे, किधर वोल्टेज ज़्यादा, किधर धारा ज़्यादा। तो टर्नों की यदि संख्या की अपन बात करेंगे, टर्नों की संख्या की यदि अपन बात करेंगे तो किधर टर्नों की संख्या अधिक होगी, तो ट्रांसफॉर्मर है स्टेप अप है, इसका मतलब अपने पास प्राइमरी में टर्नों की जो संख्या होगी ये कैसी होगी, कम, और सेकेंडरी में जो टर्नों की संख्या है ये कैसी है, अधिक। प्राइमरी में टर्नों की संख्या कम और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या अधिक। यदि अपन से बात पूछे ये ईएमएफ के बारे में, भाई ईएमएफ का प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ का कैसा संबंध होता है, प्राइमरी के अंदर ईएमएफ अधिक होता है या सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ का मान अधिक होता है। सर जी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए तो भाई साहब आप सीधा जियो से वाले से बात करो, अंबानी से बात करो। मेरे पास तो नेटवर्क बढ़िया एक्सीलेंट कनेक्शन आ रहा है, बिल्कुल एकदम। भागचंद जी आ रही है, आ रही है। अरे तो अब आ ही रही आवाज़ तब से, उसके बाद वो तो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसके बाद कोई प्रॉब्लम
नहीं आई है। यदि आपको ऐसी महसूस हो रही हो तो आप बता देना है, प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को रोक के दोबारा चालू कर देंगे, बाकी अपन कंटिन्यूस चल रहे हैं। चलो अपने पास क्वेश्चन अपन को केवल यही नहीं आएगा टर्नों की संख्या के बारे में ही पूछे, क्वेश्चन अपन से ये भी आएगा कि भाई किस वाइंडिंग में ईएमएफ का मान इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल का मान अधिक होगा, किस वाइंडिंग के अंदर ईएमएफ का मान कम होगा। तो ट्रांसफार्मर पढ़ रहे अपन स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है इसके अंदर ईएमएफ का जो मान होता है ये कैसा होता है, कम, और सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ का मान वोल्टेज का जो मान होता है ये कैसा होता है, अधिक। अगला यदि अपन देखें तो केवल अपन से ईएमएफ के बारे में ही नहीं पूछेगा, वो आगे अपन से वो धारा के बारे में भी पूछेगा, और धारा को अपन किससे दिखाते हैं, आई से। यदि धारा की अपन चर्चा करें तो हमेशा ध्यान रखना जहाँ वोल्टेज अधिक है, ट्रांसफार्मर के मामले में जहाँ वोल्टेज का मान अधिक है, वोल्टेज की वैल्यू अधिक है, उस वाइंडिंग के अंदर धारा का मान कम रखना है। जिस वाइंडिंग में वोल्टेज का मान या ईएमएफ का मान अधिक है वहाँ धारा का मान कैसा रखना है, कम। तो इससे प्राइमरी के अंदर धारा का मान भी कैसा है, कम। प्राइमरी के अंदर धारा का मान जो होगा वो अधिक होगा, प्राइमरी के अंदर धारा का जो मान है ये अधिक होगा, और सेकेंडरी के अंदर धारा का मान कम होगा, लेकिन ईएमएफ का जो मान होगा वो अधिक होगा। इसके अलावा अपन ने अभी चर्चा करी है कि भाई अपन से जेड या इम्पीडेंस या प्रतिबाधा के बारे में भी पूछ सकता है। इम्पीडेंस है, इसी को अपन प्रतिबाधा बोलते हैं, और इसको अपन किससे दिखाते हैं, जेड से। तो जेड का मान प्राइमरी के अंदर कम रहेगा, सेकेंडरी के अंदर अधिक रहेगा, प्राइमरी के अंदर कम और सेकेंडरी के अंदर अधिक। यही बातें अपन ने पहले सिंबल्स के रूप में देखी थी, और इन्हीं बातों को अपन थ्योरेटिकल रूप में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी आ सकता है और सिंबल के रूप में भी आ सकता है। यदि इन्हीं बातों को अपन लिखना चाहें कि टर्नों की संख्या, तो टर्नों की जो संख्या है, इस टर्नों की संख्या को अपन किससे दिखाते हैं, एन से। तो इस टर्नों की जो संख्या है इसको अपन किससे दिखाते हैं, एन से। प्राइमरी की जो टर्नों की संख्या है इसको अपन किससे दिखाएंगे, एन पी से। सेकेंडरी में टर्नों की संख्या को अपन दिखाएंगे एन एस से। तो अधिक कौन है, तो फिर अपन लिखेंगे एन एस का मान अधिक है किससे, एन पी से, या फिर अपन लिख सकते हैं एन पी का मान कम है एन एस से। एन एस बोले तो सेकेंडरी में टर्नों की संख्या। ऐसे ही अपन किसको दिखा रहे, ऐसे ही अपन दर्शा रहे किसको, ईएमएफ को। अब ईएमएफ का अपने पास में प्रतीक कौन है, ई। प्राइमरी का ईएमएफ दिखाना है तो अपन किससे दिखाएंगे, ईपी से दर्शाएंगे। सेकेंडरी का ईएमएफ दिखाना है तो अपन ईएस से दिखाते हैं। फिर अपन यहाँ पे लिखेंगे कि भाई ईएस का मान अधिक है, ईएस का जो मान है वो अधिक है किससे, ईपी से। या फिर अपन लिख सकते हैं कि ईपी का मान कम है किससे, ईएस से। ये सारी बातें अब मैंने दो दो रूपों में लिख दी हैं, अपन से किसी भी रूप में ऑप्शन में आ सकती है। भाई अपन को दोनों पॉइंट याद रखने, केवल एक का रट्टा नहीं लगाना है, दोनों बातों का यहाँ अपन को ध्यान रखना है स्पेशली। तो अपने पास में इम्पीडेंस का, अपने पास में इम्पीडेंस का काम हो गया। अब अपन को देखना है कौन, अब अपन को तुलना करनी है अपने पास में भाई किसका मान अधिक है। तो ईएमएफ तक हो गया था धारा, अपन चल रहे थे धारा पे, तो इधर आ जाइए। धारा को अपन किससे दिखाते हैं, आई से, और प्राइमरी की जो धारा है इसको किससे दिखाएंगे, आईपी से। सेकेंडरी की जो धारा है इसको अपन किससे दिखाएंगे, आईएस से। अब मान किसका कम है किसका अधिक है, तो उसके हिसाब से अपन को काम में लेने हैं ग्रेटर देन का सिंबल और लेस देन का सिंबल। तो सबसे पहले तो देखें कि अपने पास में ये जो धारा है इस धारा का मान किधर कम है और किधर अधिक है। तो प्राइमरी की तरफ धारा का मान अधिक है, प्राइमरी की तरफ धारा का जो मान है ये अधिक है, और सेकेंडरी की तरफ धारा का जो मान है ये कम है। यदि आप पहले सेकेंडरी की धारा लिख रहे हैं, यदि आप पहले सेकेंडरी की धारा लिख रहे हैं तो इसका जो मान है ये कम है, तो यहाँ अपन लेस देन का सिंबल काम में लेंगे। उसके बाद लिखेंगे अपन आईपी। तो इसका मतलब निकला सेकेंडरी के अंदर धारा का मान कम है किसकी तुलना में, प्राइमरी की तुलना में। दूसरा, इसी बात में यदि अपन पहले ऑप्शन में यदि अपन को आईपी लिखा है, क्या लिखा है, आईपी, तो आईपी का मान तो अधिक है, अधिक है तो अपन चिन्ह काम में लेंगे ग्रेटर देन, और फिर इधर लिखेंगे अपन आईएस। मैं इन सब के बीच या क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि बात दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों बातों का जो अर्थ है वो केवल
एक ही है। माँ बाप का लाडला, जब ट्रांसफार्मर की द्वितीय वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो प्राथमिक प्रेरक का इंडक्टेंस का मान क्या होगा। शॉर्ट सर्किट अपने पास में आ रही है, अपने पास में वाइंडिंग अपने पास, ये प्राइमरी अलग होती है, अपने पास में सेकेंडरी अलग होती है। यदि सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होगी तो अपने पास में ये वाइंडिंग क्या हो जाएगी, चलेगी। ये वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होते ही धारा का जो मान है, ये धारा का मान कैसा हो जाएगा, अनंत, और अनंत मान से अधिक ऊष्मा पैदा होगी और ये वाइंडिंग जल जाएगी। चलो अगला अपने पास में जो टॉपिक था वो कौन था, इम्पीडेंस था। डी के मीना टोडा भीम बीएस कैंपस ऐप में टेक्निकल के पूरे वीडियो, हाँ जी एप्लीकेशन में सारे वीडियो आएंगे, बिल्कुल कंप्लीट सारे टॉपिक के आएंगे। वहाँ पे 5वें टॉपिक के वीडियो अपने अपडेट हो रहे हैं। तो अपने पास में इम्पीडेंस कौन है, इम्पीडेंस को अपन किससे दिखा रहे हैं, जेड से। प्राइमरी का जो इम्पीडेंस है अपने पास में, इस प्राइमरी के इम्पीडेंस को अपन किससे दिखाएंगे, इसको अपन दिखाएंगे जेड पी से, इसको अपन जेड पी से। और सेकेंडरी के इम्पीडेंस को अपन किससे दिखाएंगे, जेड एस से। देखना है मान किसका अधिक है, तो जेड एस का मतलब सेकेंडरी के इम्पीडेंस का मान अधिक है और प्राइमरी के इम्पीडेंस का मान कम है। तो इस बात को अपने को लिखना है, इस बात को अपन को लिखना है तो अपन किस तरीके से लिख पाएंगे इसको। यदि अपन को लिखना है तो अपन लिखेंगे यहाँ पे कि भाई जेड एस का जो मान है ये कैसा है, अधिक है। अधिक है तो अपन ग्रेटर देन, और फिर अपन लिखेंगे जेड पी। इसका मतलब प्राइमरीज की तुलना में सेकेंडरी का जो इम्पीडेंस है वो उच्च है, उसका मान अधिक है। पूरी वीडियो मिल जाएंगी, हाँ जी बिल्कुल पूरी मिलेंगी डी के मीना जी, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो इसी बात को यदि अपन लिखना चाहें दूसरी तरीके से तो अपन लिखेंगे जेड पी। क्या लिखेंगे अपन, जेड पी लेस देन जेड एस। अपन लिखेंगे जेड पी लेस देन जेड एस। बात दोनों अलग अलग हैं, मैं हर बार समझा रहा हूं, लेकिन दोनों का अर्थ एक है। किसी एक को रट के नहीं बैठना है, जरूरी नहीं अपन को ऑप्शन में यही लिखा मिले, हो सकता है अपन को ये नहीं मिले, अपन को इस तरीके से लिख दें। बात को उसने घुमा के उल्टा लिख दिया, यहाँ अपन ने सेकेंडरी को रट्टा मारा, उसने लिख दिया पहले प्राइमरी का मान, लेकिन चिन्ह अपन ने ग्रेटर देन का ही रट रखा है, लेकिन चिन्ह आना चाहिए यहाँ पे लेस देन का। तो यदि इस तरीके से आएगा तो जेड एस ग्रेटर देन है जेड पी, इसका मतलब सेकेंडरी के इम्पीडेंस का मान अधिक है प्राइमरी के इम्पीडेंस से। इस बात को अपन पढ़ेंगे, प्राइमरी का इम्पीडेंस जेड पी का मान कम है किससे, जेड एस। जेड एस बोले तो सेकेंडरी के इम्पीडेंस से। ये जितने भी पॉइंट अपन ने लिखे हैं ये सारे स्टेप अब ट्रांसफार्मर के लिए हैं, लेकिन अपन जब अगली चर्चा स्टेप डाउन के बारे में करेंगे तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर ये सारी चर्चाएं कैसी हो जाएंगी, ये सारी चर्चाएं एकदम विपरीत हो जाएंगी। कौन से ट्रांसफार्मर में, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को ही अपन क्या बोलते हैं, अपचायी परिणामित्र। इसी को अपन बोलते हैं अपचायी परिणामित्र। अपचायी परिणामित्र की पहचान के ही है ये सारे क्वेश्चन जो अपन ने पहले पढ़े हैं, वो अपचायी परिणामित्र की पहचान के थे। अब आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन अपचायी परिणामित्र की पहचान कैसे कैसे होती है, या अपन किस किन कारकों से, कौन कौन से घटक है जिनसे अपन ये पहचान सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है। तो अब अपने पास में स्टेप अप और स्टेप डाउन की यदि अपन को पहचान करनी है तो स्टेप डाउन की पहचान सबसे पहले तो किस तरीके से करेंगे, तो इसकी अपन यदि परिभाषा देखें तो जो ट्रांसफार्मर उच्च इनपुट वोल्टता को निम्न आउटपुट वोल्टता में परिवर्तित करता है, निम्न आउटपुट वोल्टता में परिवर्तित करता है, ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या माना जाता है, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को माना जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या माना जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो एक स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर है वो उच्च इनपुट वोल्टता, इसका मतलब उसको इनपुट तो मिलेगा उच्च वोल्टेज का। उच्च वोल्टेज बोले तो अपन के पास 11 kV या 11 kV से ऊपर 33 kV है, 66 है, 132 है, 220 है, 440, 750 kV की जो सप्लाई है वो क्या है, अपन की उच्च इनपुट है। तो जिसको मिलने वाला जो इनपुट है, इनपुट हमेशा प्राइमरी में मिलेगा, तो उच्च इनपुट वोल्टेज तो उसको मिलेंगे, लेकिन वो उसको किस में बदल देगा, निम्न आउटपुट में।
इसका मतलब आउटपुट मिलता है हमेशा अपन को सेकेंडरी से, तो सेकेंडरी में जो वोल्टेज का मान रहेगा वो निम्न रहेगा, वो मान कम रहेगा। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर को क्या बोला जाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो जो ट्रांसफॉर्मर उच्च इनपुट वोल्टता को किस में परिवर्तित कर दें? निम्न आउटपुट वोल्टता में। ऐसे ट्रांसफॉर्मर को अपन क्या बोलेंगे? ऐसे ट्रांसफॉर्मर को बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, या ऐसे ट्रांसफॉर्मर को बोलेंगे अपचायी परिणाम मित्र। चलो इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। पहले की तरह अपन पूरा एक सारणी के साथ में लेंगे ताकि सारी चीज़ की अपन को पहचान होती चले। तो अपने पास में अपन को पहचान करनी है एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की। तो केवल परिभाषा के आधार पर ही पहचान नहीं हो पाएगी, केवल परिभाषा के आधार पर पहचान नहीं हो पाएगी। उसके लिए अपन को और भी सारे घटक है जिनसे अपन ये बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन जो ट्रांसफॉर्मर है, तो एक तो अपन टर्नों की संख्या से भी ज्ञात कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप है या ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन है। तो एक तो अपन क्या देख सकते हैं? टर्नों की संख्या। टर्नों की संख्या किसके अंदर होगी? टर्नों की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग में होगी, या टर्नों की जो संख्या है वो मिलेगी अपन को सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो अपने पास में हर ट्रांसफॉर्मर में एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब अपन को देखना है किसके बारे में? टर्नों की संख्या। इस टर्नों की जो संख्या है इसको अपन किससे दर्शाते हैं? तो टर्नों की जो संख्या है इसको अपन किससे दर्शाते हैं? एन से। टर्नों की संख्या को अपन किससे दर्शाते हैं? एन से। पॉइंट सारे वही आएंगे लेकिन अब बिल्कुल उल्टे होके आएंगे जिनको अपन ने स्टेप अप के लिए पढ़ा है। तो अपन सबसे पहले तो ये देखें टर्नों की संख्या को अपन किससे दर्शाते हैं? एन से। अब बात आएगी प्राइमरी में टर्नों की जो संख्या है, प्राइमरी में टर्नों की जो संख्या है उसको अपन किससे दिखाएंगे? तो प्राइमरी में जो टर्न हैं उसको अपन दिखाएंगे एनपी से, और सेकेंडरी के अंदर टर्नों की संख्या को अपन दिखाएंगे एनएस से। अब यदि इनके बीच का अपन क्या देखें? संबंध। इनके बीच का अपन क्या देखें? संबंध देखें। तो किधर टर्न ज़्यादा होंगे और किधर टर्न कम होंगे, किधर टर्नों की संख्या ज़्यादा है और किधर टर्नों की संख्या कम है। यदि ये ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में सप्लाई दे दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अप वाला डाउन की तरह, डाउन वाला अप की तरह कार्य करेगा और इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी के तार आपस में बिल्कुल नहीं जुड़े हुए हैं। इंडक्शन के कारण ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया होगी, तो प्राइमरी से अपने पास में शक्ति सेकेंडरी के अंदर ट्रांसफॉर्मर हो जाती है। तो अपने पास में एन से अपन किसको दिखा रहे हैं? टर्नों की संख्या को। और टर्नों की जो संख्या है ये प्राइमरी में कम होगी या अधिक होगी, सेकेंडरी में कम होगी या अधिक होगी। दोनों बातों को घुमा फिरा के अपने सामने देंगे। तो हमेशा ध्यान रखना ये ट्रांसफॉर्मर कैसा है? स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन। इससे पहचानना है कि भाई अपन जिधर जा रहे हैं उधर डाउन है। तो यदि अपन प्राइमरी से धारा घुसती है और सेकेंडरी की तरफ से धारा निकलती है तो सेकेंडरी की तरफ क्या है? डाउन है। अप पूछे तो इधर से अपन जाएंगे तो अप को ऐसे दिखाएंगे, तो इसका मतलब जिधर से धारा निकल रही है उधर वोल्टेज अधिक है, और जिधर वोल्टेज अधिक है उधर ही टर्नों की संख्या अधिक होती है। या अपन बोल सकते हैं जिस वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होगी उसी वाइंडिंग के अंदर ईएमएफ का मान भी अधिक होगा। तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। अब अपन को यदि क्वेश्चन इस तरीके से लिखा है कि एनपी पहले लिखा हुआ है और एनएस पहले बाद में लिखा हुआ है, तो अपन यहाँ पे लेस देन का सिंबल लगाएं या ग्रेटर देन का सिंबल। तो अपन को इस डाउन को याद रखना है। जिधर डाउन, स्टेप डाउन का मतलब सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज कम है तो टर्नों की संख्या भी कैसी रहेगी? कम। तो अब अपने पास में कंडीशन ये हो जाएगी प्राइमरी में टर्नों की संख्या अधिक। प्राइमरी में जो टर्नों की संख्या रहेगी ये तो कैसी रहेगी? अधिक। और सेकेंडरी के अंदर टर्नों की जो संख्या रहेगी ये रहेगी कम। तो ये अब इधर अपने पास में प्राइमरी है, इधर अपने पास में सेकेंडरी है। तो एक स्टेप डाउन जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी प्राइमरी में टर्नों की संख्या अधिक और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम। तो इस बात को अपन इस तरीके से दर्शाएंगे कि प्राइमरी में टर्नों की संख्या NP ग्रेटर देन NS, NP ग्रेटर देन NS। प्राइमरी में टर्नों की संख्या अधिक और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम। इसी बात को यदि अपन दूसरे तरीके से लिखना चाहें, इसी बात को जो दूसरे तरीके से लिखना चाहेंगे तो इसी बात को अपन लिख सकते हैं कि भाई NS लेस देन NP। इसका मतलब सेकेंडरी में टर्नों की संख्या
कम रहेगी किसकी तुलना में, प्राइमरी की तुलना में। तो ये तो अपन से क्वेश्चन हो सकता है किससे संबंधित, टर्नों की संख्या से। दूसरा अपन से पूछ सकता है ये विद्युत वाहक बल, उस विद्युत वाहक बल को ही अपन क्या बोल रहे हैं, ईएमएफ। उस विद्युत वाहक बल को ही अपन क्या बोल रहे हैं, ईएमएफ। तो अपन से ईएमएफ से संबंधित सवाल, तो अपने पास में इस प्राइमरी वाइंडिंग का जो ईएमएफ है, तो ईएमएफ को तो अपन दिखाते हैं ई से, और प्राइमरी के ईएमएफ को अपन दिखाएंगे ईपी से। सेकेंडरी वाइंडिंग को अपन एस से दिखाते हैं और ईएमएफ को अपन दिखाते हैं ई से। तो सेकेंडरी के ईएमएफ को अपन दिखाएंगे ईएस से। तो ईएस और ईपी, अब इन दोनों का संबंध देखना है। ट्रांसफॉर्मर है अपना स्टेप डाउन, तो जिधर टर्नों की संख्या कम है, जिधर टर्नों की संख्या कम है उधर ईएमएफ का मान भी कैसा होगा, कम। जिधर टर्नों की संख्या अधिक है इधर ईएमएफ का मान भी अधिक रहेगा। तो अब अपन ये बोल सकते हैं कि प्राइमरी के अंदर ईएमएफ का मान अधिक होता है, प्राइमरी की वोल्टता अधिक होती है, सेकेंडरी की वोल्टता कम होती है। तो यदि अपन लिखना चाहें एनएस, तो इसकी वोल्टता कम है किसकी तुलना में, सॉरी एनएस नहीं आएगा, अपन को ई लिखना। यहाँ पे अपने पास में सेकेंडरी की जो वोल्टता का मान वो है ये कम है किसकी तुलना में, प्राइमरी की तुलना में। या अपन इसी बात को लिख सकते हैं कि प्राइमरी में वोल्टता का मान अधिक है सेकेंडरी की तुलना में। दोनों बातें अलग अलग लिखी गई हैं लेकिन अर्थ दोनों का एक ही है। तो ईएमएफ का जो संबंध है वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में इस तरीके से होता है। क्वेश्चन आएगा कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी एवं सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी के ईएमएफ के बीच कैसा संबंध होगा। इस तरीके से अपन को ऑप्शन मिलेंगे कि ईएस ग्रेटर देन है, या फिर ऑप्शन अपन को मिल सकता है क्या ईएस बराबर रहेगा ईपी के। तो इस तरीके से अपन को ऑप्शन मिलेंगे। तो अपन को याद रखने हैं वो दो ऑप्शन ये हैं, इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन अपन को क्वेश्चन में मिले तो अपन को आंसर दे देना है, अपन को आंसर दे देना है। तो अपने पास में ईएस, अपन को आंसर हमेशा देना है कि भाई एक स्टेप डाउन है तो ईएस का जो मान है, ईएस बोले तो सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ का मान, सेकेंडरी के अंदर किसका मान है, ईएमएफ। सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ का मान कम रहेगा प्राइमरी की तुलना में। या एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के अंदर प्राइमरी के ईएमएफ का मान, प्राइमरी वोल्टता का मान अधिक होता है, सेकेंडरी वोल्टता का मान कम होता है। तो अब अपने पास में अगला अपन से पूछ सकता है भाई धारा से लेकर, किसको लेकर के पूछ सकता है, धारा को लेकर। तो हमेशा ध्यान रखना अपने पास में धारा को लेकर जब भी अपन से क्वेश्चन आए तो ये धारा की जो कंडीशन है ये और सब राशियों के बजाय उल्टी चलेंगी। धारा की जब भी कंडीशन अपन से पूछे, धारा की जब भी अपन से कंडीशन पूछे तो ये धारा की जो कंडीशन है ये हमेशा और सब राशि का मान जिस वाइंडिंग में अधिक होगा उस वाइंडिंग में धारा का मान कम होगा। जिन राशियों का मान, सभी राशियों का मान जिस वाइंडिंग में कम है उस वाइंडिंग में धारा का मान अधिक होगा। तो धारा को उल्टा लेके चलना है। तो आई से तो अपन किसको दिखाते हैं, धारा को, लेकिन प्राइमरी की धारा को किससे दिखाएंगे, आईपी से। आई से अपन दिखाते हैं धारा को, सेकेंडरी की धारा को अपन किससे दिखाएंगे, आईएस से। अब इन दोनों का अपन को क्या देखना है, संबंध। तो जिस ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में उच्च वोल्टेज है, प्राइमरी वाइंडिंग में उच्च है और सेकेंडरी वाइंडिंग में निम्न वोल्टेज है, उस ट्रांसफॉर्मर को अपन बोल रहे हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो जिस वाइंडिंग में वोल्टेज का मान उच्च है, वोल्टेज का मान कैसा है, उच्च है, उस वाइंडिंग के अंदर धारा का जो मान होगा ये कैसा होगा, निम्न होगा। धारा का जो मान है ये कम होगा। और सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ का मान कम है तो यहाँ धारा का जो मान होगा ये उच्च होगा, या अपन बोल सकते हैं धारा का जो मान है ये अधिक होगा। अब केवल अपन को इस सिंबल में अपन को दिखाना है, अपन को यदि इस तरीके से लिखे आ जाएं दोनों तो इनके बीच अपन लेस देन का सिंबल लगाएं या ग्रेटर देन का सिंबल लगाएं। ऑप्शन अपन को इस तरीके से भी लिखे आ सकते हैं या थ्योरेटिकल लिखे आएंगे। आईएस की जगह लिख देगा वो सेकेंडरी में धारा का मान प्राइमरी में धारा की मान की तुलना में होता है। तो सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज कम है तो सेकेंडरी में धारा का मान कैसा होगा, अधिक। या इसी बात को अपन लिख सकते हैं कि प्राइमरी में धारा का मान कम होगा किसकी तुलना में, सेकेंडरी वाइंडिंग की तुलना में। बातें दोनों हैं अलग अलग लेकिन अर्थ दोनों का एक है। या तो इसको अपन इस तरीके से लिख लें या अपन इसको इस तरीके से लिख लें, अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। बातें दोनों के अंदर एक ही बात को बोला जा रहा है
कि सेकेंडरी में धारा अधिक रहेगी, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। सेकेंडरी में वोल्टेज तो रहेंगे कम, लेकिन धारा का मान रहेगा उच्च। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा का मान उच्च है, प्राइमरी में कम है। अब अपन प्रतिबाधा या इम्पीडेंस की यदि अपन बात करें तो प्रतिबाधा, इस प्रतिबाधा को अपन किससे दर्शाते हैं, जेड से। प्राइमरी की जो प्रतिबाधा होगी तो प्रतिबाधा को तो किससे दिखा देंगे, जेड से। प्राइमरी की बाधा के लिए इसके साथ लगा दो पी। सेकेंडरी की प्रतिबाधा दिखानी है तो प्रतिबाधा के लिए जेड और सेकेंडरी के लिए एस। तो जेड एस जो दिखाएगा वो सेकेंडरी की प्रतिबाधा है, सेकेंडरी का इम्पीडेंस है, और जेड पी जो दिखा रहा है ये अपनी प्राइमरी का इम्पीडेंस है, ये अपने प्राइमरी का इम्पीडेंस है। तो अपने पास में दोनों पास जेड पी और जेड एस दोनों हैं, तो प्रतिबाधा का जो मान है किधर अधिक रहेगा। तो सिंपल सा अपन को याद रखना है कि एक राशि का मान विपरीत चलता है, बाकी सबका मान एक जैसा है। प्राइमरी में टर्न अधिक है, प्राइमरी के अंदर ईएमएफ का मान अधिक है, तो प्राइमरी के अंदर इम्पीडेंस का मान भी अधिक होगा। तो अपन यहाँ लिखेंगे भाई जेड पी का मान अधिक और जेड एस का जो मान होगा ये कम। या फिर इसी बात को अपन लिख सकते हैं कि जेड एस का जो मान है ये लेस देन किससे, जेड पी से। जेड एस का मान कैसा रहेगा, कम। या फिर अपन बोलेंगे प्राइम जेड पी बोले तो प्राइमरी के इम्पीडेंस का मान अधिक होता है सेकेंडरी के इम्पीडेंस की तुलना में। या फिर अपन कहेंगे सेकेंडरी के इम्पीडेंस का मान कम होता है प्राइमरी के इम्पीडेंस की तुलना में। तो अब अपने पास में ये सारी चीज़ें हो गई। एक कमेंट काफ़ी देर से चल रहा है कि तार मोटा और तार पतला, तार मोटा और तार पतला, तो इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अपने पास में कोई भी ट्रांसफॉर्मर है तो उसके अंदर दो वाइंडिंग लगेंगी, एक अपने पास में प्राइमरी और दूसरी लगेगी अपने पास में सेकेंडरी। एक प्राइमरी और दूसरी वाइंडिंग अपने पास में सेकेंडरी। यदि अपन इसको देखें तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये एक ट्रांसफॉर्मर कैसा है, स्टेप अप। यदि अपने पास दूसरा अपन एक और डायग्राम बना लें, दूसरा अपन एक और डायग्राम बना ले तो ये ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा स्टेप डाउन। ये कैसा हो जाएगा, स्टेप डाउन। अब स्टेप डाउन है तो सेकेंडरी में टर्नों की जो संख्या है ये कम रहेगी, इधर टर्नों की जो संख्या है प्राइमरी में वो अधिक। अपने पास में यहाँ से दोनों डायग्राम अलग अलग हैं, ये अपने पास में सेकेंडरी है। अब अपने पास में इस सेकेंडरी के अंदर टर्नों की जो संख्या है वो अधिक है, प्राइमरी में टर्नों की संख्या कम है। यहाँ प्राइमरी में कम है, यहाँ प्राइमरी के अंदर अधिक है। तो अब अपन को देखना है कि तार किधर मोटा लगेगा, तार किधर पतला लगेगा। इस चीज़ को चाहे इसे पर लागू कर देना। हाँ, डी के मीना टोडा भीम का आंसर आ चुका है सर। जहाँ टर्न की संख्या कम होगी वहाँ धारा का मान अधिक होगा। चलो अपने पास जिधर टर्न है उधर अपने पास में यहाँ पे सिंपल सा सोचो, एक कोई सी बात को, एक बात को पकड़ लो, किसी भी एक बात को पकड़ लो, सारे कन्फ्यूजन अपने क्लियर हो जाएंगे। सिंपल सा याद रखना, जिधर टर्न कम है उधर ईएमएफ का मान कम है लेकिन धारा का मान उच्च है, और उच्च धारा के लिए तार मोटा चाहिए या पतला चाहिए। उच्च धारा के लिए कम प्रतिरोध चाहिए और कम प्रतिरोध के लिए तार की मोटाई अधिक होनी चाहिए जिससे धारा आसानी से प्रवाहित हो सके। तो सिंपल सा याद रखना, यदि जिधर टर्न की संख्या कम है, टर्नों की संख्या कम है, चाहे वो अपना अप हो या डाउन हो, अपन को तो बाइंडिंग में क्या देखनी है, टर्नों की संख्या। यदि टर्नों की संख्या जिधर कम होगी तार उधर की तरफ कैसा लगेगा, मोटा तार। उधर की तरफ तार कैसा लगेगा, हमेशा मोटा। तो अपने पास में जिधर टर्नों की संख्या कम होगी उधर तार कैसा लगेगा, मोटा। सिंपल सा तरीका रखना। और दूसरे पॉइंट इसका उल्टा कर दो, टर्नों की संख्या को ही देखना है दोबारा। जिस वाइंडिंग में, अब दो ही जगह देखना है, या तो अपन को प्राइमरी में देखना है या अपन को सेकेंडरी में। यदि टर्नों की संख्या अधिक है किसी वाइंडिंग में, जिस वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक है वहाँ जो लगेगा ये पतला तार लगेगा। अब चाहे इस बात को अपन स्टेप अप पे लागू कर दो, चाहे इसको स्टेप डाउन पे लागू कर दो। दोनों के डायग्राम अपने सामने बने हुए हैं। इंजीनियर ताजवीर सिंह भरतपुर से राम राम, राधे राधे जी। गंगापुर सिटी से पदम सिंह जी। जहाँ टर्न की संख्या कम होगी वहाँ धारा का मान अधिक होगा, सिंपल सी बात। पदम सिंह जी मोटा, देखो मोटा और पतले में कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना। जिधर टर्नों की संख्या कम है, इधर टर्नों की संख्या क्या है अपने पास में, कम है। ये नहीं देखना कि प्राइमरी है या ये सेकेंडरी है।
सिंपल सा एक चीज पकड़ लेना, जिधर टर्नों की संख्या कम है उधर तार की मोटाई अधिक होगी। तो इधर जो लगने वाला तार है इसकी जो मोटाई है ये अधिक होगी। इधर जो तार अपने पास लगा हुआ है इस तार की जो मोटाई है ये कैसी होगी, अधिक होगी। इधर टर्न कम है तो इधर तार की मोटाई कैसी होगी, अधिक। अपन यदि देखें इधर, यदि यहां देखें तो अपने पास में इधर अपने पास में टर्न कम है और जिधर टर्न कम होंगे उधर तार की जो मोटाई होगी ये कैसी होगी, अधिक होगी। अब मेरे हिसाब से बिल्कुल मैंने प्रैक्टिकल ही बना दिया है कि किधर तार मोटा है और किधर पतला है, यहाँ से बात समझ में आ जानी चाहिए। अब अपने पास में यदि इसको देखें तो ये एक स्टेप, ये कैसा है अपन का स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अब क्वेश्चन आ जाएगा स्टेप अप की प्राइमरी कैसी होती है, स्टेप अप की प्राइमरी कैसी होती है। तो सबसे पहले ये सोचना कि स्टेप अप की प्राइमरी में टर्न कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं। यदि टर्न कम है तो वहाँ पर तार मोटा लगेगा। तो स्टेप अप की प्राइमरी में टर्नों की संख्या कम होती है और सेकेंडरी में ज़्यादा। यहाँ टर्न कम है तो यहाँ तार की मोटाई अधिक रहेगी, सेकेंडरी में तार लगेगा पतला या कम मोटाई का। दूसरी कंडीशन अपने पास में, अजय कुमार जी राइट, हाँ यहाँ से तो समझ में आई गई होगी सारी बात। यदि अपन इधर जाएं तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये कैसा अपन के पास में स्टेप डाउन, और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की परिभाषा अपन देखते हैं कि जिससे ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज उच्च हों और सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज का मान निम्न रहे। तो जिधर वोल्टेज उच्च हैं उधर टर्न अधिक होंगे और जिधर टर्न अधिक होंगे उधर तार हमेशा ही पतला काम में आएगा। बिल्कुल एकदम फंडा सीधा याद रखना, जिधर वोल्टेज अधिक हैं उधर टर्न अधिक हैं और जहाँ टर्न अधिक होंगे, जहाँ पर टर्न अधिक होंगे, लपेटे अधिक होंगे, टर्नों की संख्या अधिक होगी, उस वाइंडिंग के अंदर तार हमेशा पतला ही लगेगा। जिधर टर्नों की संख्या कम है उधर हमेशा तार मोटा ही लगेगा। हेमराज दोसा, हाँ जी, हाउ आर यू, बढ़िया है भैया, एकदम फर्स्ट क्लास। आप अपने अपने कमेंट कर दो। चलो एक बार सबके सब लोग कमेंट करके बता दो वीडियो को कहाँ से आप देख रहे हो, ताकि मैं भी देखूँ कि भाई मेरी आवाज़ कौन कौन से शहर तक पहुँच रही है। जिस वाइंडिंग में टर्न की संख्या कम होगी वहाँ ईएमएफ कम होगा, तार की मोटाई अधिक होगी। पीके सोगरवाल 7938, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल सिंपल सा एक बात याद रखना भाई, अपने पास में चाहे अप और डाउन को भूल जाओ। अप और डाउन तो तुमको याद रहेगा भाई, जिधर वोल्टेज है किधर वोल्टेज कम है किधर टर्न कम है, इतना तो तुम सीख जाओगे। लेकिन तार की मोटाई और पतले जो वाइंडिंग लगेगी उसके लिए पॉइंट सीधा याद रखना है। जिधर अपने पास में टर्न कम है उधर तार मोटा और जिधर टर्न अधिक है उधर तार पतला। अब मोटे और पतले तार की पहचान, तुम टर्न का पता लगा लोगे तो मोटे और तार की पहचान भी हो जाएगी। तो आज के अपने पास में स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की पहचान किस किस तरीके से अपन कर सकते हैं, अगला अपने पास इसमें एक लास्ट एक पॉइंट बचता है, उसके ऊपर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो अपने पास में मैंने अपने पास में एक उपयोग के बारे में चर्चा, किसके बारे में, उपयोग के बारे में। तो उपयोग के बारे में यदि अपन चर्चा करें तो स्टेप अप का उपयोग कहाँ करते हैं और स्टेप डाउन का उपयोग कहाँ करते हैं। तो जब अपन को उत्पादन केंद्रों से, जहाँ विद्युत का उत्पादन हो रहा है, उत्पादन केंद्रों से विद्युत का क्या करना पड़ता है, पारेषण। उत्पादन केंद्रों से विद्युत का पारेषण करना पड़ता है, उसका ट्रांसमिशन जब अपन को करना पड़ता है तो ट्रांसमिशन हमेशा उच्च वोल्टेज पर होता है। ट्रांसमिशन हमेशा उच्च वोल्टेज पर ही होता है, उच्च धारा पर कभी भी ट्रांसमिशन या पारेषण नहीं होता है। तो उच्च वोल्टेज पर अपन को सप्लाई भेजनी है, इसका मतलब वोल्टेज को बढ़ा करके भेजना है। और वोल्टेज बढ़ाने वाला जो ट्रांसफॉर्मर है वो स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। तो इतना अपन सब कुछ पढ़ चुके हैं कि एक स्टेप अप जो ट्रांसफॉर्मर होता है, स्टेप अप। पदम सिंह जी, हमने सर जी आपकी क्लास भरतपुर से चल रही है। बिल्कुल पदम सिंह जी, आप भरतपुर से देख रहे हैं। अरे सबको आवाज़ आ रही है, भागचंद को ही आवाज़ नहीं आ रही, क्या बात है। हेमराज दोसा, बहुत पुराने हो, दोसा गोठडा। चलो भाई पुराने हो, आओ मिलने कभी बूंदी से ओम प्रकाश जाटवा। तो अपने पास में उपयोग की अपन चर्चा कर रहे थे। तो उत्पादन केंद्र से जब पारेषण किया जाता है विद्युत का, और ये पारेषण को अपन बोलते हैं ट्रांसमिशन, तो ये हमेशा किस प्रकार से होता है, उच्च वोल्टेज और निम्न धारा पर किया जाता है पारेषण। उच्च वोल्टेज और निम्न धारा पर होता है।
तो इसका मतलब अपन को उच्च वोल्टेज देने वाला जो ट्रांसफॉर्मर है वो कौन है, तो वो है अपन का स्टेप अप, या इसको अपन बोलेंगे ऊंचाई परिणामित्र। तो ऊंचाई जो परिणामित्र है इसका उपयोग अपन किसके लिए करते हैं, ट्रांसमिशन के लिए या पारेषण के लिए। और जब अपने पास में विद्युत का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, विद्युत का डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है, या फिर अपन डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे वितरण। तो वितरण जब अपन करते हैं तो ग्राहकों के लिए या उद्योग फैक्ट्री जो है वो एक प्रकार से विद्युत उत्पादन इकाइयों के लिए ग्राहक हैं, कस्टमर हैं। तो ग्राहकों के लिए जब अपन देते हैं तो अपन 11,000 वोल्ट की सप्लाई नहीं देते, सिंगल फेज में 230 वोल्ट की सप्लाई देंगे, 3 फेज में 440 वोल्ट की सप्लाई देंगे। तो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, उच्च वोल्टेज को किस में बदला जाता है, निम्न वोल्टेज में। तो अपने पास में वितरण जब प्रणाली को अपन काम में लेंगे, वितरण प्रणाली में जो ट्रांसफॉर्मर काम में आता है वो हमेशा कैसा आता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, या फिर इसी को बोलेंगे अपचाई परिणामित्र। तो अपने पास में अपचाई परिणामित्र का उपयोग वितरण में किया जाता है और पारेषण में अपन काम में करते हैं स्टेप अप। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन के दोनों अलग अलग उपयोग हैं, अपने दोनों के अलग अलग उपयोग है। तो पारेषण में अपन जब काम में लेंगे तो वो काम में आता है पारेषण प्रणाली, या पारेषण प्रणाली को अपन बोलते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर या पारेषण प्रणाली में तो काम में आता है स्टेप अप, और स्टेप डाउन जो काम में आता है ये किसके अंदर आता है, वितरण प्रणाली के अंदर। तो ये आपके पास आज की इस वीडियो के अंदर स्टेप अप का उत्पादन और प्रसारण में और स्टेप डाउन का वितरण में माँ बाबा का लाडला, बिल्कुल सही बात है। वितरण जब भी होता है वो कम वोल्टेज पे होता है, और वोल्टेज को कम करके जो देता है वो ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन होता है। पारेषण जब भी होगा वो हमेशा उच्च वोल्टेज पे होगा, और वोल्टेज को उच्च करने वाला ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप होता है। तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही बहुत है। वीडियो लगातार आपको मिलती रहेंगी, तो आप वीडियो यदि पसंद आए तो इनको लाइक शेयर करते रहें, और अगली वीडियो का तक इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।